हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के इकोनॉमिक्स थर्ड पेपर पर, अर्थात मुद्रा, बैंकिंग एवं लोक वित्त की। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, थर्ड पेपर का यह पहला वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे मुद्रा की परिभाषा और मुद्रा की विकास की प्रक्रिया। और इसके पहले हमने इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर के 2 वीडियो और इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर का 2 वीडियो बता दिया है। आप लोग उस वीडियो को जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए समय ना बिताते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे मुद्रा क्या है, मुद्रा किसे कहते हैं और मुद्रा का विकास कैसे होगा, उसकी सारी प्रक्रिया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एडम स्मिथ के द्वारा कही गई कुछ बातों को ध्यान देते हैं। सबसे पहले एडम स्मिथ कहते हैं कि लेखन कला विज्ञान, यहाँ पे विज्ञान लिखा जाएगा, ये लिखा नहीं, हमने नोट्स में भूल गए थे। तो देखिए, लेखन कला और विज्ञान, मुद्रा, 3 ऐसी चीज़ें हैं जो विश्व जगत को अत्यधिक प्रभावित किया है। देखिए, एडम स्मिथ कहते हैं कि लेखन कला और विज्ञान और मुद्रा 3 ऐसी चीज़ें हैं जो विश्व जगत को अत्यधिक प्रभावित किया है, ये एडम स्मिथ कहते हैं। और यहाँ पे जी क्राउडर क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पे जी क्राउडर ये हमारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने कहा है, ज्ञान की प्रत्येक शाखा की अपनी अपनी मूल खोजें हैं। किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की प्रत्येक शाखा अपनी अपनी मूल खोजें हैं। जैसे यंत्र कला में पहिया का, विज्ञान कला में अग्नि का, राजनीति में वोट का। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था और मनुष्य के कार्यकाल में मुद्रा सबसे उपयोगी आविष्कार है। मुद्रा सबसे उपयोगी आविष्कार है। मुद्रा जानते हैं आप लोग, हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के बिना कुछ नहीं है। मुद्रा का बहुत बड़ा रोल है हमारे इकोनॉमी, हमारे अर्थव्यवस्था में। इसी प्रकार ये कहते हैं कि जैसे यंत्र कला में पहिया का, विज्ञान कला में अग्नि का तथा राजनीति में वोट का, उसी प्रकार हमारे अर्थशास्त्र में मनुष्य के कार्यकाल में मुद्रा का सबसे उपयोगी आविष्कार है। अब मुद्रा का आविष्कार कैसे हुआ, मुद्रा का विकास कैसे हुआ, उस पर बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, जिससे आपको बहुत स्पष्ट तरीके से समझ में आ सके जो हम बता रहे हैं। और हमारे इस जो नोट्स हम जिस नोट से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये नोट्स अगर आप भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का पर आप लोग ज्वाइन हुई, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहाँ से ज्वाइन करके ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, मुद्रा का विकास, मुद्रा का विकास को हम लोग कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ मनी। इस पे कुछ पॉइंट बात करेंगे। उसके आगे मुद्रा के उद्भव के कारण और विनिमय की जो समस्याएं थी, उस समस्याओं के बाद कैसे उस समस्याओं से उद्भव किया गया, उस पर बात करेंगे। तो देखिए, मुद्रा, सबसे पहले मुद्रा देखेंगे। मुद्रा के कुछ जो डेवलपमेंट है उसके कुछ पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पॉइंट पे सबसे पहले बात करेंगे, मुद्रा वस्तु विनिमय की प्रथा द्वारा उत्पन्न हुई है। कैसे उत्पन्न हुई है? मुद्रा वस्तु विनिमय की प्रथा द्वारा। वस्तु विनिमय मतलब है लेन देन। वस्तु विनिमय की प्रथा द्वारा मुद्रा उत्पन्न हुई है। आप लोग इतना समझ लीजिए कि जब हम किसी चीज़ को लेन देन करते हैं तो हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। पहले मुद्राएं नहीं थी, तो किस प्रकार मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मतलब क्या करते थे, उस पर हम अभी बात करते हैं। तो देखिए, दूसरा पॉइंट में यहाँ पे लिखा है कि प्रारंभ में मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित होते थे, और जिसे श्रम विभाजन या विशिष्ट कारण के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। पहले मानव बहुत ही कठिनाइयों से लेन देन विनिमय किया करते थे। और मुद्रा के उद्भव के कारण कैसे मुद्रा उत्पन्न हुई, कहाँ से आई मुद्रा, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले वस्तु विनिमय के लिए दोहरे संयोग का होना अनिवार्य है। किसी भी वस्तु विनिमय, दोहरे संयोग का यही मतलब है कि एक माध्यम होना चाहिए, दूसरा माध्यम, जैसे हम किसी और से मतलब दोहरे विनिमय के लिए दोहरे माध्यम का होना अनिवार्य है। यहाँ पे एक दूसरे पॉइंट में भी हम बात कर लेते हैं कि मूल्य विनिमय जो है, उसमें हम लोग मुद्रा के बात करें। मूल्य विनिमय के लिए दोहरे संयोग का होना अनिवार्य है। यही बात हमने अभी किया। दोहरे संयोग जहाँ होगा वहीं हम लोग विनिमय कर सकते हैं। और मूल्य के मापदंड के रूप में एक वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु के संबंध में कितना होगा, इस पे हम बात करेंगे। और यहाँ पे अविभाज्य क्या है? अविभाज्य वस्तुओं या उनके विभाजन के उपरांत उपयोगिता का जो त्रय है या ह्रास होता है, उन सब चीज़ों की हमारा विनिमय की प्रणाली में बहुत ही ज़रूरी था। देखिए,
एग्जाम्पल में हम देखते हैं गाय या बकरी का विभाजन करके विनिमय संभव होना। गाय और बकरी, पहले गाय और बकरियों को विभाजन कर सकते हैं। आप जरा सोचिए, गाय और बकरी का विनिमय कैसे कर सकते हैं? गाय के बदले बकरी, कितनी मतलब इसका विभाजन नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए बहुत ही प्रॉब्लम होती थी लोगों को, हाँ, लेन देन करने में, विनिमय करने में। तो आगे धीरे धीरे हम लोगों को स्टेज, देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि कैसे स्टेज, क्या लिखे हैं? स्टेज ऑफ इवोल्यूलिकेशन ऑफ मनी। आप लोग जानते हैं ये हमारा क्या है? पैसे के विकास का चरण। दोस्तों आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से शुरू होता है पूरा कहानी। देखिए पैसे के विकास का जो चरण है, अंग्रेजी में कहेंगे स्टेज ऑफ इवोल्यूलिकेशन ऑफ मनी। तो सबसे पहले पॉइंट भी इस पे बात करेंगे हम, वस्तु विनिमय की पूर्ण मौद्रिक अवस्था। पहले वस्तु विनिमय की क्या अवस्था थी, कैसे लोग वस्तु विनिमय करते थे, कैसे लेन देन किया करते थे। पर क्या लिखा है यहाँ? पर मेटेरियलिक स्टेज ऑफ मनी। इसका इस अवस्था में, देखिए इस अवस्था में यहाँ लिखा है, आप लोग हमारी इस नोट्स पे निगाहें टिकाए रहिए और हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। इस अवस्था में वस्तुओं का आदान प्रदान प्रत्यक्ष रूप से होता था, अर्थात डायरेक्ट होता था, और विनिमय का कोई सामान्य माध्यम नहीं था। और इस विनिमय प्रणाली में के समस्याओं का उद्भव इसी अवस्था में होता है। विनिमय प्रणाली में जो समस्याएं हैं, समस्याओं को उत्पन्न होने लगी यहीं से ही, क्योंकि कोई अप्रत्यक्ष रूप नहीं था हमको किसी भी वस्तु का विनिमय करने में, प्रत्यक्ष यहाँ पे डायरेक्ट होता था लेन देन। तो इस अवस्था में बहुत सारी समस्याएं होने लगी थी। अब देखिए यहाँ पे मुद्रा की शुरुआत कैसे होती है। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं मौद्रिक अवस्था, जो मूल्य, जो हमारी मुद्रा। दूसरा वस्तु पदार्थ या मुद्रा की पूर्ति, अर्थात वस्तु पदार्थ या मुद्रा की पूर्व मौद्रिक अवस्था। पहले हम लोग मनी को किस तरीके से लेन देन करते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कमोडिटी मनी और पर मेटेलिक मनी। देखिए मेटेलिक मनी का बात यह है कि मौद्रिक, जो हमारी वस्तु पदार्थ कह सकते हैं, धातु कहते हैं, धात्विक मुद्रा टाइप से, इन सब पे भी अभी हम आपको आगे बात करते हैं। पहले इसको देखिए, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट देखते हैं। यहाँ आप देखते हैं वस्तु को सामान्य विनिमय के माध्यम से और प्रयोग किया जाता था। और एग्जाम्पल में जैसे अभी हमने आपको बताया था, खालें, बकरी, जानवर, ये सब के बदले लेन देन किया जाता था। कुछ वस्तु के बदले कुछ दिया जाता था, डायरेक्ट ही। हाँ, इसका कोई अप्रत्यक्ष रूप नहीं था। वस्तुओं को सामान्य विनिमय के माध्यम से के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। और खाल जो होते थे जानवरों के, और बकरी, जानवर, बहुत सारी इन सब चीज़ों से लेन देन किया करते थे। इस अवस्था में विनिमय का सामान्य माध्यम कुछ समस्याओं का हल तो हुआ, किंतु अभी भी मूल्य का संचय मूल्य के समान मापन विभाजन के आदि समस्याएं होने लगी। सही से मापन ना हो पाता था, सही से बराबरी से हमारा लेन देन ना हो पाता था। इस वजह से बहुत सारी समस्याएं फिर भी हम लोगों को होती थी। इतने हम लोग धीरे धीरे जो हम लोगों की स्टेज है वो बढ़ता जा रहा है, आगे खोज होती जा रही है, तब भी लोगों को बहुत समस्या हो रही है। लेकिन अब हम लोगों की ये जो हमारी पूर्व जो अवस्था थी, मनी, जब हम लोगों की पैसे का प्रचलन नहीं होता था, जब हमारी पेपर मनी नहीं थी, तब कैसे प्रॉब्लम होती थी लोगों को पुरातत्व में, उनकी हम बात करते हैं। स्टेज ऑफ मेटेलिक मनी की बात करेंगे। धात्विक मुद्रा की ओर अग्रसर होते हैं लोग। हमारे जो मानव थे ये धात्विक मुद्रा की ओर अग्रसर हैं, और जब अग्रसर हुए तो मनुष्य की धातु की खोज की, और धातु के साथ कम मूल्यवान वाली धातुएँ जैसे तांबा, एल्युमिनियम, लोहा का उपयोग किया जाने लगा। आप लोग जानते हैं कि तांबा, एल्युमिनियम, ये सब धातु जो कम मूल्यवान हैं, इसका उपयोग किया जाने लगा वस्तुओं के लेन देन में। लेकिन अभी इससे भी बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं लोगों को। कैसे? तो देखिए यहाँ पे धातुओं की संग्रहण एवं मात्रा की समस्याओं में स्वर्ण, चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं की ओर इशारा किया। इन सब धातुओं के संग्रहण मतलब एकत्रित करना, और इनकी मात्रा में जो समस्याएं होने लगी, और इसके बाद स्वर्ण एवं चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं को ओर इशारा किया। और उसके बाद क्या हुआ, इसमें 3 प्रकार की समस्याएं बहुत ही महत्वपूर्ण थीं, और 3 प्रकार की समस्याएं होने लगी थी। तो कैसे? देखिए पहला है बहुमूल्य धातुओं की
पूर्ति में कमी, बहुमूल्य धातु बहुत कम मिलते थे, उसकी पूर्ति सही से नहीं हो पाती थी। और दूसरा है व्यापारियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुद्रा ले जाने पर लूट या चोरी की समस्या। आप जानते हैं कि बहुमूल्य वस्तुएं, बहुमूल्य धातु जो हमारे होते थे उसकी चोरी भी बहुत हो सकती है। जहाँ पे आप बहुत सारा अगर धातुएं ले जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, तो उसकी वजनाई आप लोग जानते हैं बहुत होती है, ले जाने में भी बहुत सारी समस्या होगी। और चोरी के लूट का इसका भी समस्या होती थी। इस वजह से इसकी बहुत सारी छोटी बड़ी समस्याएं होने लगी। और धातुओं की भार, अभी हमने बताया ना, इसका वेट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है धातुओं का, इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं होने लगी लोगों को। तब क्या हुआ, आगे हम लोग आते हैं धीरे धीरे, इन्हीं सब से हम लोग निकलते हैं, इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हैं और आते हैं हम लोग स्टेज ऑफ पेपर मनी पर। स्टेज ऑफ पेपर मनी की मतलब कागजी मुद्रा की ओर। यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखिए, हमने हेडिंग पे लिखा है, आप लोग इसको हमारी नोट्स को अच्छे से समझिए। जब समझ लेंगे तो हम जो आपको अपने ग्रुप में, अपने चैनल में टेलीग्राम पर नोट्स भेजेंगे, तो वहाँ से आप सीधा अपने कॉपी में नोट करेंगे, तो आप समझे रहेंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको रिवीजन करके एग्जाम में पूरा नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कागजी मुद्रा की ओर। कागजी मुद्रा क्या है? स्टेज ऑफ पेपर मनी। देखिए, ये एक मनुष्यों की कागज़ का आविष्कार किया। कागज़ के आविष्कार के बाद संसार में सांकेतिक मुद्रा के रूप में ये चला। क्या? सांकेतिक मुद्रा के रूप में कागजी मुद्रा का प्रचलन बढ़ा और वर्तमान समय में यह तेज़ी से चल रहा है। वर्तमान समय में हम लोग जो भी मुद्राएं चलाते हैं, जो पेपर मनी जिसको बोलते हैं, कागज़ की बनी मुद्राएं, ये एक सांकेतिक मुद्रा है। इसका मूल्य उतना नहीं है जितना इसकी वैल्यू है, लेकिन हम लोग इसको संकेत के रूप में मानते हैं कि हाँ, ये 100 रुपये है, ये 2000 रुपये है। बल्कि 2000 का जो मूल्य है वो बहुत ही कम है, मिनिमम प्राइस है उसकी, वैल्यू जो है रियल वैल्यू, लेकिन हम लोग उसको संकेत के रूप में, सांकेतिक मुद्रा के रूप में मानते हैं, और वही इस वर्तमान समय में उसी का प्रचलन है। चलिए, अब हम लोग जो मुद्रा का विकास है उसको अच्छे तरीके से जान लिए। अब हम बात करेंगे मुद्रा, करेंसी क्या है। करेंसी क्या है, इसकी परिभाषा को देखेंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहले देखेंगे करेंसी अर्थात मुद्रा क्या है। मुद्रा एक ऐसी विनिमय माध्यम है जिस सूचक है, अर्थात मुद्रा एक ऐसी विनिमय का सूचक है जो सर्वग्राही है, जिसमें अत्यधिक तरलता या क्रय शक्ति का गुण विद्यमान हो। मुद्रा हम लोग किसे कहेंगे? जो जिसमें अत्यधिक हमारा क्या हो, तरलता हो और क्रय शक्ति का गुण हो, उसमें लेन देन विनिमय का गुण हो, ये सब वो सर्वग्राही होता है मुद्रा। और मुद्रा को किन भागों में बांटा गया है उस पर बात करेंगे। उसके बाद आज के लिए बस इतना ही बताएंगे। बस दोस्तों, अभी मुद्रा की परिभाषा में, मुद्रा के भागों में जो जितने भाग हैं, इसको बताने में आपको खुद बहुत समय हो जाएगा, और लंबा वीडियो हम नहीं करेंगे। शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। और आप लोग हमारे वीडियो में कमेंट में बताया करिए हमारा वीडियो कैसा रहा, ताकि हम और भी सुधार कर सकें अपने वीडियो में। और अच्छा लगा हो तो उससे आप लोग कमेंट करेंगे तो हम बहुत ही प्रोत्साहित होंगे, उत्साहित होंगे, और अच्छा आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा की परिभाषा को हम लोग जान गए कि मुद्रा क्या है, जिसमें बहुत अत्यधिक तरलता पाया जाए, क्रय शक्ति की गुण पाया जाए, और मुद्रा हमारे लिए विनिमय की एक माध्यम है। हाँ, तो अब मुद्रा की 3 भागों में बांटी गई है। सबसे पहले सामान्य सर्वग्राहिता और वैधानिक मान्यता और विशेष कार्य पर आधारित मुद्रा। देखिए, आप लोग देख रहे हैं मुद्रा को सबसे पहले हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। तीनों भागों में बांटने के बाद 3 भागों में पहला है जो सामान्य सर्वग्राहिता। सामान्य सर्वग्राहिता को क्या कहेंगे हम लोग? अंग्रेजी में आप लोग जानते हैं सामान्य सर्वग्राहिता को हम यहाँ पे लिखे हैं कि जनरल एक्सप्लेनेटली। क्या लिखा है? जनरल एक्सीपेटनली। इसको आप लोग जान लीजिए। इंग्लिश मीडियम के भी कुछ छात्र छात्राएं देखते हैं वीडियो को, उनको थोड़ा कम समझ में आता है। हम हिंदी मीडियम वाले नोट्स बनाए हैं और हिंदी मीडियम के ही लोगों को बताते हैं, लेकिन समझ में तो सबको आ सकता है और सब लोग भी मैनेज कर सकते हैं इसको। तो देखिए, दूसरा क्या है? वैधानिक मान्यता, मतलब लीगल टेंडर। और तीसरा क्या है? फंक्लियन मनी, विशेष कार्य पर आधारित मुद्रा। फंक्लियन, FULL जो लिखा है, FUNCLIAN, फंक्लियन मनी, विशेष कार्य पर आधारित मुद्रा।
और हम लोग सामान्य सर्वग्राहिता पे देखते हैं तो इस पे प्रोफेसर मार्शल इसको भी इसके सपोर्ट करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं, रॉबर्टसन बात करते हैं, सेलिंगमैन बात करते हैं इस पर, और हैंसन पीगू भी इस पे कहते हैं। कैन जो हमारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, हमारे जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, कीन्स भी, और एली और कोल भी इस पे बात करते हैं हमारे सामान्य सर्वग्राहिता पर। और वैधानिक मान्यता को हम लोग नैप कहते हैं, नैप के नाम से आप लोग जानते होंगे। और हमारी जो तीसरा है फंकलियन मनी, इस पे हर्टले वाकर, टॉमस सिविजिक और क्या है कोलबान आदि लोग कहते हैं इसके बारे में। तो देखिए आप लोग जान गए। अब इसको हम लोग थोड़ा विस्तृत देख लेते हैं। मनी जो जनरल एक्सप्लेनेटरी था, इस पे हम लोग बात करते हैं सामान्य सर्वग्राहिता पर। इसको हम लोग कहते हैं ऋण और मूल्य संबंधी तथा सामान्य क्रय शक्ति के कारण मुद्रा सर्वग्राही होती है, अतः इसे मुद्रा का कहा जाना चाहिए। क्या कहा जाना चाहिए? सामान्य सर्वग्राहिता को क्या कहेंगे? सामान्य सर्वग्राहिता को कहेंगे कि ऋण और मूल्य संबंधी तथा सामान्य क्रय शक्ति के कारण मुद्रा सर्वग्राही होता है, इसमें सामान्य बहुत सारी शक्तियां हैं, अतः इसे मुद्रा कहा जाना चाहिए। ये कौन कहता है? प्रोफेसर कीन्स कहते हैं। तो देखिए वैधानिक मान्यता क्या है। वैधानिक मान्यता मतलब लीगल टेंडर को हम कहेंगे कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा घोषित कर दिया जाता है उसे हम लोग मुद्रा कहते हैं, मुद्रा के रूप में मान लिया जाता है। कोई भी मुद्रा जो राज्य सरकार द्वारा घोषित कर दिया जाए उसे हम लोग मुद्रा कहेंगे और मुद्रा मान लिया जाता है, इसे वैधानिक मान्यता मिलती है। और वैधानिक मान्यता इसी को कहते हैं लीगल टेंडर। देखिए तीसरा मॉडल मतलब तीसरा प्रकार देखिए 3 भागों में है मुद्रा। फंकलियन मनी क्या है? फंकलियन ऑफ मनी विशेष कार्य पर आधारित मुद्रा। हर्टल और विदर्स जी कहते हैं, जो हमारे अर्थशास्त्री हर्टल और विदर्स हैं, ये कहते हैं कि मुद्रा क्या कहते हैं? मुद्रा विनिमय का वह माध्यम का मापक है जहाँ पर मूल्य का संचय स्थैतिक भुगतान का कार्य करती है, फलता इसे के आधार पर इसे मुद्रा कहा जाता है। इसको सब लोग यही बता रहे हैं तो मुद्रा इसे किस रूप में कहा जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि मूल्य का संचय तथा स्थैतिक भुगतान का कार्य करती है, फलता इसे के आधार पर मुद्रा कहा जाना चाहिए। अब आगे हम फंक्शन ऑफ मनी जानते हैं। फंक्शन ऑफ मनी को अच्छे समझ लीजिए, यही लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। फंक्शन ऑफ मनी को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहला प्राथमिक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी द्वितीयक, तीसरा तृतीयक मतलब अदर, और चौथा है कंटेंट फंक्शन। हाँ देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द्वितीयक जो है सेकेंडरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन क्या कितने भागों में बांटा गया इसको देखिए। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जा रहा होगा कि क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू को आप लोग देखें मूल्य संचय। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जहाँ गोला बनाया है स्टोर ऑफ वैल्यू मूल संचय, ये हमारे सेकेंडरी फंक्शन अर्थात द्वितीयक में आएगा। और इसको हम लोग कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट मनी। स्टैंडर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट मनी को क्या कहेंगे? अलग पैसों का रुख। डिफ़ॉल्ट मतलब रुख होता है, स्टैंडर्ड मतलब अलग स्टैंडर्ड रुख। हाँ तो अलग पैसों का रुख। और देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट। तीसरा है जो हमारा द्वितीयक अर्थात सेकेंडरी फंक्शन में है जो ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को थोड़ा समझने में बोरिंग होगी, लेकिन ये आप चीज़ें अच्छे से समझिए। अगर यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान दे लिए और समझ गए और अपने नोट्स में इसका बना लिए और आप एग्जाम में इसी तरीके से इसके फंक्शन को इसके प्रकार को लिख दिए तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों। ये हमारा आपसे वादा है। आप लोग बस वीडियो को अगर अच्छे समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट क्या होता है? भुगतान का हस्तांतरण। हम हिंदी में भी बता दे रहे हैं, कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखी गई हैं, कुछ चीज़ें हिंदी में लिखी गई हैं नोट्स में, तो इसको आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। हम इसको जो बोलते हैं आपको हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, इसको आप लोग नोट करते जाइए। ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट को क्या कहेंगे? भुगतान का हस्तांतरण। ये हमारा किस में आता है? सेकेंडरी फंक्शन में। और हमारा तृतीयक है जो अदर फंक्शन है। तृतीयक में क्या क्या है ये देखिए यहाँ पे लिखा है। तृतीयक जो है अदर फंक्शन में हम लोग बात करेंगे एस ऑफ लिक्विड तरल संपत्ति के रूप में। बहुत सारी मुद्राएं हैं तरल संपत्ति के फंक्शन हम बात कर रहे हैं। मुद्रा की हमारी करेंसी जो हम मनी फंक्शन ऑफ मनी। हाँ एस ऑफ बेरियर क्या बोल सकते हैं इसको? बेयरर बोल सकते हैं, बियरर बोल सकते हैं, जो इसका प्रोनाउंसिएशन हो। एस ऑफ इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे मुद्रा निर्णय का वाहक।
मुद्रा निर्णय का वाहक। और यहाँ पे देख लीजिए एश्योरेंस, क्लारी, कैपेसिटी और गारंटी। यहाँ पे दिख रहा है आपको एश्योरेंस, क्लारी, कैपेसिटी और गारंटी। शोधक क्षमता का आश्वासन या गारंटी हिंदी में हम लोग बोलेंगे। देखिए ये हमारा तृतीय अदर फंक्शन का बात हो गया। अब हम लोग जो हमारा यहाँ पे है कंटेंट फंक्शन की बात करेंगे चौथे पे। इसकी बात हम लोग यहाँ अलग से ये वहाँ पर नोट नहीं हो पाया, इसलिए इसको अलग से हमने नोट करके रखा है। देखिए ये क्या है, कंटेंट फंक्शन क्या है, ये 4 भागों में है। पहला है सामाजिक आय का वितरण, दूसरा है सीमांत उपयोगिता का समीकरण, तीसरा है साख का आधार, चौथा है पूंजी या संपत्तियों का एकस्पष्टता प्रदान करना। फिर से देख लीजिए क्या है कंटेंट ऑफ फंक्शन में, सामाजिक आय का वितरण, सीमांत उपयोगिता का समीकरण, तीसरा साख का आधार, चौथा पूंजी तथा संपत्तियों का एकस्पष्टता प्रदान करना। दोस्तों आप लोग जानिए हमारी इकोनॉमी में कुछ शब्द हिंदी में ऐसे हैं जो आपको समझने में ही बहुत कठिनाई होगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। और कुछ इंग्लिश के वर्ड होते हैं, जैसे हम लोगों को इकोनॉमी में अधिकतर तो इंग्लिश को समझना ज़रूरी होता है। इंग्लिश में ज़्यादातर हम लोगों को देखने को मिलता है, यहाँ पे इंग्लिश को ज़्यादा ज़रूरी है समझना। इकोनॉमी में इंग्लिश का बहुत ही महत्व है, आप लोग जब ज़रूर समझिए, क्योंकि यहाँ पे हमको इंटरनेशनल से लेकर नेशनल तक हर एक चीज़ों को ध्यान में देना होता है, इसलिए हमको समझने में आसानी होता है इंग्लिश में। तो देखिए मुद्रावाह, ये क्राउडर के कुछ बात कही गई बातों पे हम बात करते हैं, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो देखिए क्राउडर क्या कहते हैं, क्राउडर कहते हैं मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय का माध्यम तथा ऋणों के भुगतान के रूप में सामान्यतः स्वीकार किया जाता है तथा मूल्यों के व्यापक अर्थात मूल्यों के मापक का संचय कोष के आधार पर कार्य करती है। फिर से देखते हैं क्या कहते हैं, मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय का माध्यम तथा ऋणों के भुगतान के रूप में सामान्यतः स्वीकार किया जाता है तथा मूल्य के मापक तथा संचय कोष के आधार पर कार्य करती है, ये हमारे क्राउडर कहते हैं। दोस्तों आप लोग आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए अपने साथियों के पास, सभी लोग इस वीडियो को देखें और समझें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।